अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डेज़। लॉकडाउन डेज़ में आज हम बात करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री पर। पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से जारी है या बंद है, इस पे सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तारिक खान साहब, CEO हैं स्काईसेल इंटरनेशनल शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान लॉकडाउन है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ही लॉकडाउन है, तो इसका इम्पैक्ट शिपिंग इंडस्ट्री पे कैसा पड़ रहा है? जी, निकाह शिपिंग जो है वो उन बुनियादी इंडस्ट्रीज़ में से है, एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ में से है, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया हुआ है। और दुनिया भर में भी ऐसा ही है, क्योंकि आपकी जो किसी भी मुल्क की मईशत है उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री पर होता है। आपको अगर अपने पाकिस्तान की कोई मसनूआत दुनिया के किसी मुल्क भेजनी हो, या दुनिया भर के ममालिक से कोई भी चीज़ आपको पाकिस्तान मंगवानी है, तो शिपिंग इंडस्ट्री के कंधे पर जो है वो जहाज़ों के ऊपर रख कर माल को लाया या ले जाया जाता है। तो दुनिया भर में तिजारत का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो शिपिंग इंडस्ट्री है, और इसलिए शिपिंग इंडस्ट्री को जो है वो कुल्ली तौर पर बंद करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इससे आपकी जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया होती हैं उनकी तरसील होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा इन्हिसार है हमारी मईशत का दरामदी अशिया के ऊपर। तो हम दुनिया भर से बहुत कुछ मंगवाते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर कॉस्मेटिक है, शैम्पूज़ हैं, परफ्यूमरी है, फिर आपके जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, फिर मशीनरी है, ये सब हम तकरीबन, और रॉ मटेरियल बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का। जैसे अगर हम प्रिंट इंडस्ट्री की बात करें तो आपका कागज़ जो है वो बेशतर इंपोर्ट होता है। तो हमारी जितनी भी सनतें और मुल्क का जो सनतों का पहिया है वो रुक जाएगा अगर शिपिंग इंडस्ट्री को आप बंद कर तो देते हैं। अभी शिपिंग इंडस्ट्री कंटिन्यू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इसके ज़रिए? जी बिल्कुल, शिपिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद नहीं किया गया। हमारे पोर्ट्स जो हैं वो खुले हैं पहले दिन से। शिपिंग कंपनीज़ जो हैं उनको मुश्किलात ज़रूर हैं ऑपरेट करने में, लेकिन तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ कभी आधा स्टाफ बुला लेते हैं, कुछ घरों से हमने ऑपरेट करने का सिस्टम निकाल लिया है। कई ऐसे इक़दामात कर लिए हैं कि जो हम अपने अमले को भी महफूज बनाते हैं और हमारी वजह से किसी और की जान को भी ख़तरा लाहक ना हो। अच्छा, हमारे तो साथ काम कर रहे हैं हम। तो हमारे साथ कुछ दिन पहले हमारे गेस्ट मौजूद थे, एक्सपोर्टर थे टेक्सटाइल के। वो कह रहे थे कि काफ़ी परेशानी आ रही है, माल बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? उसके वजूहात बहुत सारी हैं। उसमें एक वजह तो ये है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो होती है फैक्ट्री से पोर्ट तक। ठीक। तो उसके लिए जो ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ख़ासी हद तक मुतासिर हुआ है खौफ की वजह से। ट्रक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, या इस तरह की सिचुएशन होती है, तो एक रुकावट वो बनती है। दूसरी रुकावट जो है वो ये है कि जो जहाज़ हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जहाज़ पर जो अमला है वो भी ज़ाहिर है मुतासिर होता है। तो कई जहाज़ जो है वो जहाज़ कंपनियों ने अपना स्केजुअल जो है वो इस तरह कर लिया है कि पहले अगर हफ़्ते में 3 जहाज़ आते थे तो उन्होंने 2 या 1 कर दिया है उसको, तो जिसकी वजह से एक बैकलॉग सा क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल यानी बंद नहीं हुआ है। शिपिंग का काम चल रहा है, इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। जहाज़ के मुकाबले में, बहरी जहाज़ के मुकाबले में जो हवाई कार्गो था, एयर कार्गो जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा मुतासिर हुआ था, क्योंकि एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। तो कोई भी एयरलाइन ना आ रही थी ना जा रही थी। लेकिन अब कोई हफ़्ता हो गया है गालिबन, एयर जो है वो ट्रैफ़िक भी जुज़वी तौर पे बहाल हो गया है, और ख़ास तौर पे कार्गो के लिए जो है वो फ्रेटर्स आ रहे हैं। तो फ्रेटर्स के थ्रू जो है, फ्रेटर ऐसे जहाज़ होते हैं जिसमें मुसाफिर नहीं होते, हवाई जहाज़ हैं लेकिन वो पूरा सामान से भरा जाता है। तो फ्रेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। कराची से इमराट्स भी चला रही है, कुछ और ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपने फ्रेटर्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसकी वजह से जो एयर कार्गो जुज़वी तौर पे बंद था वो भी दोबारा से बहाल हो गया। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, हो तो रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस है भेजने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लेकिन चल रहा है। अगर यही तरीक़ेकार चलता रहा तो इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा शिपिंग इंडस्ट्री पे? जी, निगाह हमें थोड़ा सा इसको तारीख़ी पस मंज़र में समझने की ज़रूरत है। और हम अगर शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे लिए जो 90 की दहाई थी वो गोल्डन एज शिपिंग के लिए थी।
ये वो ज़माना था जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शिपिंग की सनत को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, बहुत ज़्यादा सामान की तरसील एक मुल्क से दूसरे मुल्क होने लगी, और इस दौर के अंदर बेतहाशा जहाज़ों का हमारी इंडस्ट्री के अंदर इजाफ़ा किया गया और इतने बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो पहले कभी तारीख़ में शायद ना बने हों, जो कई कई हज़ार बल्कि लाखों कंटेनर्स जो है वो एक साथ उठाने की सलाहियत रखते हैं। ये जहाज़ बिलूम जैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान, या चाइना और यूरोप के दरमियान, या चाइना और दुबई या सलाला के ऊपर जो इन्होंने मेजर पोर्ट्स बनाए हुए थे वहाँ आकर टच करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से इनके छोटे जहाज़ों के ज़रिए सामान पाकिस्तान या भारत या और ऐसे कई ममालिक हैं, भारत में भी बड़े जहाज़ आते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी आपको मैं बताऊं कि पिछले हफ्ते एक जहाज़ आया था जिसके ऊपर कोई 56,000 कंटेनर्स लोड थे। तो बड़े जहाज़ों की आमदोरफ्त यहाँ भी डीप सी पोर्ट बनने के बाद शुरू हो गई है। हैविंग सेड दैट, 90 की दहाई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और 90 की दहाई ये वो दहाई है जब इंटरनेट भी आम हुआ था। तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई थी, आपस में राब्ते हो गए थे और समाजी दूरियां ख़त्म हो गई थीं, लोगों का मेल जोल बहुत ज़्यादा हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, सामान दुनिया भर के अंदर तिजारत बहुत बढ़ गई, और लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूमर जो थे वो मिडिल क्लास बहुत उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, और लोगों ने चीज़ें ख़रीदना शुरू की, गाड़ियाँ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तायुश का सामान ले रहे हैं, बहुत चीज़ें मतलब हो गई थी दुनिया के अंदर। लेकिन 2001 में जो अमेरिका में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसको 9/11 के नाम से जाना जाता है, ये सितंबर 11, 2001 को, उसके बाद जो है वो यकसर दुनिया तब्दील हो गई, और जो शिपिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी उसको ब्रेक्स लग गई, और इवेंचुअली वो नोज़ डाउन हो गई, उसका ज़वाल शुरू हो गया। और उसकी वजह ये थी कि दुनिया भर में जंगें शुरू हो गई। पहले इराक़ की जंग शुरू हुई, फिर अफ़गानिस्तान में हुई, फिर आपको पता है लीबिया, शाम, यमन, दुनिया के कई ममालिक में तनाज़ात शुरू हो गए, अफ़्रीका के कई ममालिक में जंगें शुरू हो गई। उसके अलावा दुनिया भर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम से एक लामुतनाही गैर एलानिया जंगों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो तिजारत और मईशत और ख़ास तौर पे जो दुनिया के आपसी राब्ते थे उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा, और जो बहुत तेज़ी से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क और सफ़र और आना जाना और इमिग्रेशन और उन सब को ब्रेक्स लग गई, कई ममालिक ने पाबंदियां लगा दी। मैं आपको अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो हमारे पाकिस्तानी जो मल्लाह थे, जिसे हम सेलर्स कहते हैं, उसमें हमारे कैप्टन्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और आम एक सेलर जो जहाज़ पे काम करता है, पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज़ में हमारे लोग काम करते थे। लेकिन 9/11 के बाद जो है वो मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तानियों के ऊपर ये रास्ते बंद कर दिए गए, दरवाजे इसके बंद कर दिए गए। तो बहुत कम शिपिंग के अंदर अब पाकिस्तानी रह गए हैं, जो मल्लाह हैं या हमारे कैप्टन्स हैं या इंजीनियर्स हैं, बहुत कम तादाद हो गई। तो इस तरह से ट्रेड के ऊपर भी ओवरऑल बहुत असर पड़ा, ब्रेक्स लग गई ट्रेड को, और वो जो हमने बड़े बड़े जहाज़ समंदर में उतारे थे वो उनके पास ले जाने के लिए माल नहीं रहा, चलाने के लिए उनको बहुत मुश्किलात आ गई। कई ममालिक में कवानीन तब्दील हो गए, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में बहुत एडवांस मैनिफेस्टेशन और इस तरह के दीगर कवानीन आ गए, जिससे शिपिंग कंपनीज़ को बड़ी मुश्किलात हुई। तो इस दौर में जो तब्दीलियाँ आई उसकी वजह से जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। इसका आप एक अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 90 की दहाई में हम चाइना से एक 40 फुट का जो कंटेनर होता है, स्टैंडर्ड कंटेनर होता है 40 फुट का, वो मंगवाते थे। उसका जो फ्रेट था चाइना से कराची का, वो तकरीबन $3,000-3,500 था। ठीक। और 2000 की दहाई में ये 40 फुट का कंटेनर हम $300 में मंगवाने लगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ज़वाल आया। $3,000-3,500 से $300-350 पे आ गए हम। तो बहुत सी शिपिंग कंपनियां दिवालिया हो गई। दुनिया की बड़े बड़े नाम है शिपिंग कंपनीज़ के जो दिवालिया हो गए। सीलैंड के नाम से एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी, बंद हो गई। हेंजिन के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी थी कोरिया की, वो बंद हो गई। और उसके अलावा ये हुआ कि बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज़ थी बड़ी बड़ी, वो आपस में मर्ज हो गई, क्योंकि उनके लिए अकेले ऑपरेट करना और इतने बड़े अमले को और वो सारी जो पहले जो एक लेविश तरीके से शिपिंग कंपनियां चलती थीं वो जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि फ्रेट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। उनको अपने जहाज़ के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो गए। ये 2000 की जो दहाई है ये बड़ी हमारे लिए मुश्किल रही शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो 2000 की पूरी दहाई इस तरह से चलती रही।
अब बिल्कुल 2010 तक ये सूरत हाल रही, फिर उसके आगे जो साल हैं 2020 में अब हमें जो है वो कोरोना ने हिट किया है। और कोरोना के हिट करने से जो इंडस्ट्री पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार थी, उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और पिछले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी 20-25 बड़ी शिपिंग कंपनीज़ थीं जो अब आपस में मर्ज होकर सिर्फ 4 या 5 शिपिंग कंपनीज़ रह गई हैं, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे यहाँ से। तो उन्होंने ये किया है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल के ले ऑफ्स कर दी हैं, अमले को शॉर्ट किया है, कम किया है, ऑफिसेस इकट्ठे कर लिए हैं, और जहाज़ जो है ना वो मुख्तलिफ़ राउट्स के ऊपर उन्होंने, एक शिपिंग कंपनी अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो दूसरी अमेरिका जा रही है, तो दोनों आपस में मिल गई। तो इस तरह करके अब शिपिंग कंपनीज़ जो हैं वो सरवाइव कर रही थीं। कोरोना के आने से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, तो ये है, आपको पता है पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है जी। कसाद बाज़ारी हो गई है, जिसे हम मंदी कहते हैं, मंदी का रुझान है। और इस मंदी के रुझान में ज़ाहिर है ट्रेड भी कम होगी, माल का लेना देना भी कम हो जाएगा, लोग कम चीज़ें ख़रीदेंगे तो कम चीज़ें जहाज़ों के ऊपर एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाई जाएंगी। उसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये भी एक बहस छिड़ चुकी है कि इस कोरोना वायरस के बाद जो है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अगर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें तो ये शिपिंग इंडस्ट्री को अगेन कितना इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, और यही चीज़ की मैं आपको निशानदही कर रहा था, जो मैंने इससे पहले आपसे बात की थी, वो ये थी कि 90 की दहाई में क्या हुआ था, फिर 2000 के बाद क्या हुआ। ठीक। और 2000 से लेकर 2020 तक एक इरा है जो चला है। अब कोरोना ने इसको एक नया रीसेट दे दिया है दुनिया को। तो पहले जो दुनिया में तब्दीलियां हैं वो 100 साल के बाद आया करती थी। अगर हम ज़्यादा पीछे चले जाएं तो शायद 1000 साल बाद कोई चेंज आती थी। फिर ये 18वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी में ये 100 साल के बाद दुनिया में जो है ना वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर आपका मॉडर्न एज आ गया, और फिर पोस्ट मॉडर्न एज आ गई। ये 100 साल का फ़र्क था। लेकिन अब ये घटकर ना 10-20 साल के ऊपर आ गया है। हम हर 10-20 साल के बाद एक नई दुनिया देखेंगे। तो कोरोना की आमद से जो है वो दुनिया का जो 2000 से लेके 2020 तक का जो एरा था, जिसमें कि बहुत ही एग्रेसिवली अमेरिका ने अपने आप को असर्ट किया था और पूरी दुनिया में जंगों का एक सिलसिला शुरू कर दिया था, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और दुनिया जो है वो एक नई हकीकत के साथ जो है वो जागेगी, जिसमें अमेरिका पहले की तरह सुपर पावर नहीं रहेगा। अच्छा, तो उसका जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत गहरे असरात होंगे। और बहुत मुमकिन है कि शिपिंग इंडस्ट्री की जो मौजूदा शक्ल हम देख रहे हैं, ये आने वाले 5-10 सालों के अंदर बड़ी हद तक पीछे भी तब्दील हुई है 911 के बाद, जैसा मैंने कहा, और अब आगे इसकी हम मज़ीद इसको तब्दील होता हुआ देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ वो कौन सी मेजर इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट हैं जो थ्रू शिपिंग होती हैं, या शिपिंग और बाय एयर में क्या डिफरेंस है, कौन सी हो रही हैं कौन सी नहीं हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के अंदर तिजारत का जो इन्हिसार है वो शिपिंग के ऊपर है। और शिपिंग और एयर जो है इसको मिलाकर हम कार्गो या फ्रेट कहते हैं, इंडस्ट्री है ये, कार्गो इंडस्ट्री या फ्रेट इंडस्ट्री। इसमें जो शिपिंग का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है, ये डेविड गोलायत वाली सिचुएशन है। अच्छा। शिपिंग जो है वो बहुत बड़ा है, जितना माल एक जहाज़ उठाकर लेकर आता है उतना, यानी बहरी जहाज़ उतना हज़ारों हवाई जहाज़ मिलकर नहीं उठा सकते। तो इनका आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हैवी सामान होता है, वज़नी सामान होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, दुनिया में जो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं उसके लिए जो बड़ी मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए होता है, बाय एयर उनको ट्रांसपोर्ट करना तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा 90% से ज़्यादा जो इन्हिसार है वो बहरी जहाज़ों के ऊपर है, और कोई 5 से 10% जो है हमारा रोड और एयर के थ्रू हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। रोड के थ्रू हमारी अफ़गानिस्तान और ईरान से होती है, कुछ भारत के साथ है और कुछ चाइना के साथ। जबकि एयर की जो हमारी जो ज़्यादा है वो गल्फ़ की कंट्रीज़ के साथ होती है या फिर यूरोप और अमेरिका के साथ होती है, लेकिन ये 5% से भी कम है टोटल का। बाकी सारा जो है वो शिपिंग के ऊपर इन्हिसार करता है। और जितनी हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन की एक्सपोर्ट है, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है, हमारा वीट एक्सपोर्ट होता है, या
चीनी अभी पिछले दिनों जो स्कैंडल निकला था, चीनी एक्सपोर्ट हुई थी, या आपकी और जो कमोडिटीज़ हैं, सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट होता है, या हमारा स्पोर्ट्स वेयर है, ये सारा जो है वो बाई सी जाता है। और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। बाई एयर जो कमोडिटीज़ हैं ज़्यादा वो होती हैं वैल्यू जिनकी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वज़न जो है वो उनका कम हो। कीमती चीज़ें जो होती हैं, मसलन अगर आपको सोना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो तो आप बाई सी नहीं करते हैं, बाई एयर करते हैं। इसी तरह से अगर कोई बहुत ही कीमती किस्म का इक्विपमेंट होता है, वो भी हमें बाई एयर जो है वो करते हैं हम, क्योंकि एयर की जो लागत होती है वो सी के मुकाबले में 10-20 गुना, बल्कि शायद बाज़ सूरतों में 100 गुना ज़्यादा होती है। तो कोई जो कम कीमत वाली चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं, जैसे चावल है, उसको आप बाई एयर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 100 रुपये किलो वाला आइटम है। और आप अगर अमेरिका उसको बाई एयर भेजना चाहेंगे तो उसके ऊपर 1 किलो पे 1000 रुपया उसका किराया लग जाएगा। तो अमेरिका पहुंच के वो चावल जो है वो 1100 का हो जाएगा, और वहाँ की जो ड्यूटीज़, टैक्सेस, और उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो 2-ढाई हज़ार रुपये किलो हो जाएगा। तो उसे कौन ख़रीदेगा? अच्छा, इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान भी किए हैं कि हो सकता है सैनिटाइज़र हो या दूसरी ऐसी चीज़ जो कि कोरोना से बचाव के लिए है, वो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट की जा रही हैं, या ऐसे ही मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ को मतलब वेलफेयर दी जा रही हैं। तो ये शिपिंग के थ्रू हो रही हैं या एयर के थ्रू हो रही हैं? देखें, जो कोई ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है और उसमें कॉस्ट मैटर नहीं करती है, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है, ऐसी कोई चीज़ें जो किसी एमरजेंसी, किसी कुदरती आफत, जैसा कि अब कोरोना वायरस का इशू है, और आप किसी की मदद के लिए भेज रहे हैं, और आप उसमें टाइम जो है वो बड़ा अहम फैक्टर होता है कि आपको इसको बस 1-2 दिन में पहुंचाना है। तो ज़ाहिर है उसके लिए बाई सी ऑप्शन जो है वो फिजिबल नहीं है, अनलेस ये कि वो जहां आप भेज रहे हैं वो जैसे दुबई जैसे ममालिक जो हमसे बहुत करीब हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर दूर के ममालिक हैं, फ़र्ज़ करें हमें जापान कुछ भेजना है, या फ़र्ज़ करें हमें इटली, स्पेन, यूके या अमेरिका या कनाडा कुछ भेजना है, तो समंदर के ज़रिए वहाँ तक भेजने के लिए 20-25 दिन लग जाते हैं। तो उस सूरत में बाई एयर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जो 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन के अंदर माल को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना वायरस ने क्या कहते हैं शिपिंग इंडस्ट्री को एक जो कि बांध के रख दिया है, बहुत कम हो गई है ये कहते हैं इसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा आगे के दिनों में? देखिए, हमारी जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो हमारी थी वो एक बहुत अरसे से स्टैगनेंट थी, या कहें जमूद का शिकार थी। हम लोग अपनी एक्सपोर्ट में खातिर खा इजाफ़ा पिछले 10, 15, 20 सालों में नहीं कर सके हैं। हमारे यहाँ एक ख़ास मिक़दार की एक्सपोर्ट है जो होती है, उसमें सिर्फ प्लेयर्स बदल जाते हैं। कभी एक एक्सपोर्टर आगे चला जाता है, कभी दूसरा एक्सपोर्टर आगे चला जाता है, लेकिन जो ओवरऑल उसका जो हुजम होता है वो सेम रहता है, और उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ सकता है करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो उसकी जो वॉल्यूम है वो तकरीबन एक जैसा है। काफ़ी अरसे से हम लोग इसके ऊपर कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सके हैं। जो बढ़ोतरी की जो रफ़्तार है वो बहुत कम है एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें। इंपोर्ट में अलबत्ता दूसरा मामला है। हमने ओवरऑल पिछले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हमारी उसके ऊपर इन्हिसार था, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, मोटरवेज़ बन रही थी, मेट्रोज़ बन रही थी, ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, फिर और कई हॉस्पिटल्स बहुत बने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगीं, आपकी बिजली की पावर जनरेशन के बहुत प्रोजेक्ट लगे। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इशू हमारी मईशत में आ गया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने हमें देने हैं। तो उसकी वजह से हमारा फॉरेन रिज़र्व बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से हमें उधार लेना पड़ता था, कर्ज़े लेने पड़ते थे। तो ये इस तरह का मामला था। तो इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम थी। होती सारी शिपिंग के थ्रू है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। लेकिन जब से हमारी मौजूदा हुकूमत आई है, उन्होंने इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया। सबसे पहले तो इन्होंने तरक्याती जो बड़े बड़े मंसूबे थे वो ज़ाहिर सारे बंद हो गए हैं, और या उनके ऊपर एम्फेसिस नहीं रहा है, काम स्लो हो गया है। सीपैक का भी चर्चा आप बहुत पहले की तरह नहीं सुनते हैं। उसके अलावा कोई नया आपका पावर प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है, कोई नई कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मंसूबा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी शुरू नहीं हो रहा है। कोई डैम बनना, कोई मोटरवे हाईवे बनना, कोई इस तरह के काम नहीं हो रहे। तो इंपोर्ट्स जो हैं वो डाउन हो गई। एक्सपोर्ट हमारी पहले ही कम थी, इंपोर्ट भी हमारी कम हो गई।
तो शिपिंग इंडस्ट्री जो ग्लोबल एक आलमी सतह के ऊपर पहले से मुश्किलात का शिकार थी, पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई। और कोरोना के आने के बाद अब जो लग रहा है कि बहुत सारी और जो ऐसी चीज़ें थी जो पहले हम जिनको ज़रूरत के ज़ुमरे में गिनते थे, चूँकि कोरोना के आने से आपको पता है जो सबसे अहम चीज़ जो मईशत को होगी, अमीर गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा दुनिया की आबादी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे गिर जाएगी, और जब ऐसा होगा तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी तो बहुत सारी अशिया जिसको आज हम ज़रूरत के तौर पे शुमार करते हैं, कल के आने वाले दिनों में वो अयाशी तस्वुर होंगी। तो दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड वैसे ही इसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादातर ममालिक जो है वो अपनी मुल्की सनत को जो है वो फ़रोग़ देने की तरफ जाएंगे, ताकि बाहर से सामान ना मंगवाना पड़े, ताकि ये बीमारियां और जरासीम एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और फिर ज़ाहिर है फ़ॉरेन रिज़र्व्स का भी इशू है। अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की सनत जो है वो क्रैश हो गई है। पेट्रोल भी पूरी दुनिया में जो सप्लाई है वो जहाज़ों के थ्रू होता है, तो जहाज़रां कंपनियां जो हैं वो पेट्रोल की सनत जब मुश्किलात का शिकार होगी, उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की तलब जो है वो ख़त्म हो गई है। लॉकडाउन की वजह से बहुत कम इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं। अब पेट्रोल पहले की तरह हमें नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो उसकी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर जो है वो इसका एक मनफी असर पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इस इंडस्ट्री को अलाइव रखा जाए? जहाँ तक पाकिस्तान की मैं बात करूँ, पाकिस्तान की हुकूमतें हमेशा से कारोबार मुखालिफ हमारा रवैया रहा है। दुनिया भर में जो हुकूमतें, बिलखुसूस अगर हम जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब भी पहले यूरोप और अमेरिका और मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं, वहाँ पर जो हुकूमतें होती हैं वो प्रो बिज़नेस होती हैं, कारोबार को फ़रोग़ देना चाहती हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी अगर हम आप इसका जायज़ा लेंगे अच्छी तरह से, तो मनमोहन सिंह साहब जब वहाँ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बुलाकर उनसे कहा कि आपको हमें कुछ तजावीज़ दें, 2, 4, 5, 10 जो काम हुकूमत करे, जिसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो बढ़े और आप पूरी दुनिया में भारतीय कारोबार जो है उसको बढ़ाएं। क्या किया जा सकता है? तो उन लोगों ने एक जामे प्लान बनाया और वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आज भारत जो है वो आलमी मईशत में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और जापान जैसे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत ख़रीद रहा है, यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत ख़रीद रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की सतह के ऊपर कभी भी कारोबार की इस तरह से पैट्रनेज नहीं की गई। हमारे यहाँ हमेशा से कारोबार मुखालिफ पॉलिसीज़ बनती रही हैं, किस तरह से बिजनेसमैन के बाजू को मोड़ा जाए, किस तरह से उसके आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए से उससे पैसे निकलवाए जाएँ। उसके लिए कभी नैब है, कभी FIA है, कभी दूसरे ज़राए हैं वो इस्तेमाल होते हैं, FBR तो था ही था। फिर हमारे यहाँ सरकारी अफसरान में और इनमें करप्शन का बहुत बड़ा रुझान है, जिसकी वजह से कारोबारी आदमी डिस्करेज होता है। और हमने देखा कि पिछले जो 10-20 सालों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सरमाया निकल कर गल्फ़ ममालिक के अंदर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन अमेरिका और दूसरे ममालिक में हमारे कारोबारी लोगों ने वहाँ जाकर कारोबार सेट कर लिए, क्योंकि यहाँ कारोबार से मवाफिक पॉलिसीज़ भी नहीं थी और हालात भी नहीं थे, इसलिए सरमाया बड़ी तेज़ी से यहाँ से बाहर गया है। तो पाकिस्तान हमेशा से हमारे साथ एक प्रॉब्लम रही है, हमारी हुकूमतें कभी भी कानून साजी के अंदर दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करती हैं। अगर आप हमारी मौजूदा असम्बली और इससे पिछली असम्बली का भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कितनी ऐसी कानून साजियाँ की गई हैं जिसके ज़रिए से तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए बात की गई हो। हमारे यहाँ नुमाइशी इदारे जैसे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, TEDAP, पहले इसका नाम जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हुआ करता था। ये नुमाइशी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे होते हैं, उनको अपने खाने पीने की लगी होती है, तनख्वाहें उनकी होती हैं। उन तनख्वाहों के बावजूद वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ताजिरों से लूट मार करके मज़ीद अपने जो है ना वो ब्लैक मनी के अंदर इजाफ़ा किया जाए। उनका बिल्कुल भी इस तरफ रुझान नहीं होता कि कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। शिपिंग इंडस्ट्री भी इन्हीं मुश्किलात का शिकार रही है कि हमारे यहाँ शिपिंग के लिए वो फेवरेबल कानून साजी नहीं हुई। आपको पता है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1970 में 70 के इलेक्शन जीत कर वो बाद में 72 में गालिबन उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास जहाज़रानी की जो सनत थी वो बहुत पाकिस्तान की आगे गई हुई थी, और हम यूरोप और बहुत से ममालिक से आगे थे, और हमारे पास जो पाकिस्तानी जहाज़ थे वो कोई 200 के करीब थे।
लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि 2000 तक आते आते हमारे पास जो टोटल पाकिस्तानी जहाज़ थे वो 5-10 रह गए। तो हमारी शिपिंग कंपनी उसकी वजह ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आने के फ़ौरन बाद तमाम सनतों को नेशनलाइज़ कर लिया था। तो जो भी पाकिस्तानी जहाज़ किसी प्राइवेट आदमी का कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी, बड़ी बड़ी कंपनियां मशहूर हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ गोकल एंड कंपनी है, उसके अलावा और बहुत सी कंपनियां हैं। तो उनके जहाज़ों को पकड़ लिया गया और उनको रीपेंट करके PNSC के नाम से एक कौमी इदारा बनाया गया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो लोगों के प्राइवेट जहाज़ों पे गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर लिया, उनको नेशनलाइज कर लिया। आगे चलकर ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम कारोबार चलाना नहीं है, तो PNSC दिवालिया हो गई और उसको अपने जहाज़ बेचने पड़े। अब हालत ये है कि PNSC के पास कोई 8-10 जहाज़ हैं, जबकि इसके पास 180 के करीब जहाज़ थे जब इन्होंने कब्ज़ा किए थे। और जिन पाकिस्तानियों ने उस ज़माने में उनके जहाज़ पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने उनको वहीं रोक लिया और उन्होंने वो बाहर के मुल्कों में अपनी कंपनियों को रजिस्टर करके वहाँ से जहाज़ चलाना शुरू किए। आज वो बाहर मुल्कों में वहाँ बैठकर उनके पास दर्जनों जहाज़ हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपनी सनत को ख़ुद तबाह किया अपने हाथों से। फिर उसके बाद की भी अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पोर्ट के ऊपर जो कवानीन हैं मुख्तलिफ़, ख़ास तौर पे जैसे हमारे पोर्ट के चार्जेस हैं। जब जहाज़ किसी भी पोर्ट के ऊपर बर्थ करता है तो उसको वहाँ बर्थिंग के लिए पोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है और उसको कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, अदायगियाँ होती हैं। हमारा जो यहाँ के पोर्ट के जो चार्जेस का रेशो है वो हमारे पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जब जहाज़ लग जाता है और उसकी जो हैंडलिंग होती है, कंटेनर्स उतारने और चढ़ाने का मामला दरपेश होता है, या जो भी माल उतार चढ़ाव होता है माल का, तो उस के लिए भी जो कॉस्ट आती है वो हम लोग जो है रीजन के अंदर महंगे हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक जो है वो कंप्यूटराइजेशन पे चले गए हैं, ऑनलाइन के ऊपर चले गए हैं। अब कोई भी चीज़ आपको मैनुअली हाथ से नहीं करनी पड़ती और सहूलतें बहुत दी गई हैं। पेपर वर्क को बहुत कट कर दिया गया है, रेड टेप्स को बहुत कट कर दिया गया है और कम से कम कर दिया गया है कि कोई सरकारी अफसर की इन्वॉल्वमेंट हो। सारा सिस्टम ऑटोमाइज हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम चल रहा है। हमें अगर कोई कार्गो, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कि अगर कोई चीज़ जापान से आती है, कराची पोर्ट पे उतरे और उसे आगे सऊदी अरब या कहीं और भेजना हो, तो हमारे यहाँ उस चीज़ को एक जहाज़ से उतार के दूसरे जहाज़ पे चढ़ाने में और उसका पेपर वर्क करने में हमें हफ्तों लग जाते हैं। ठीक है ना। यही काम दुबई में 24 घंटे में हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो कवानीन हैं उनको अपग्रेड किया जाए। दुनिया के अंदर इंटरनेशनली जो पोर्ट्स के लिए जो कवानीन, कस्टम्स के जो कवानीन दुनिया भर में राइज और लागू हैं, उनको अडॉप्ट किया जाए। हमारे यहाँ पेपर वर्क को कम से कम किया जाए। कस्टम ऑफिसर्स और सरकारी अफसरान की जो अमल दखल है उसको रिड्यूस किया जाए, सिस्टम को ऑटोमाइज़ किया जाए। बंकर जो होता है वो बड़ा अहम होता है। जहाज़ों पे जो आप फ्यूल डालते हैं या जो उनके खाने पीने का सामान होता है जब सप्लाई करते हैं, ये बंकर कहलाता है। हमारे यहाँ बंकर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमसे सस्ता दुबई है। तो जहाज़ प्रेफर नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में आकर लगें, क्योंकि उनको यहाँ फ्यूल भी महंगा पड़ेगा, खाने पीने का सामान भी महंगा पड़ेगा, पोर्ट चार्जेस भी महंगे पड़ेंगे, हैंडलिंग भी महंगी होगी और उनके जो सामान के उतारने चढ़ाने का प्रोसेस है वो भी लेंथी है, उसके अंदर कई रुकावटें हैं। तो इसके बजाय वो दुबई जैसी जगह में जाकर सस्ता फ्यूल मिलेगा, पोर्ट चार्जेस भी कम हैं, हैंडलिंग भी 24 घंटे में हो जाएगी, आराम से होगी, सस्ती होगी, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो लोग इस तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने बदकिस्मती से ट्रेन मिस की है। हमारे पास ये चांस था 1980 की दहाई में। 1986, 85, 86 ये वो साल हैं जब कराची के अंदर जहाज़ लगने के लिए पोर्ट को एक महीने खुले समंदर में खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि हमारा पोर्ट इतना मसरूफ़ था। हमारी हर जेटी के ऊपर 3-3 जहाज़ लगे होते थे पैरेलल, और एक जहाज़ कश्तियों में माल उतार रहा होता था, एक पोर्ट पे उतार रहा होता, और एक जहाज़ जो है वो दाएं बाएं के जहाज़ों में माल उतार रहा होता था। और हमारे पास हैंडलिंग के लिए जगह नहीं थी जहाज़ों को, तो जहाज़ों को इंतज़ार करना पड़ता था। वो टाइम था जब पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेता, पाकिस्तान अपना डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम ठीक कर लेता, पाकिस्तान अपना कवानीन को ठीक कर लेता, अपनी जो पोर्ट की प्राइसेस हैं, बंकर्स की प्राइसेस हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में कम करता, तो हम लोग इस वक्त वर्ल्ड लीडर होते शिपिंग के अंदर। लेकिन उस टाइम के ऊपर बदकिस्मती से कराची में फसादात शुरू कर दिए गए।
लिसानी बुनियादों के ऊपर, और एक लामुतनाही सिलसिला तशद्दुद, मार धाड़, कर्फ्यूज़, और शहर जो है वो हफ्तों हफ्तों जना बंद रहने लगा, जिसकी वजह से वो सारी तिजारत जो कराची से होनी थी, हो रही थी, होने वाली थी, वो सब की सब मुंतकिल हो गई दुबई, वो सब की सब मुंतकिल हो गई सलाला ओमान, वो सारी की सारी मुंतकिल हो गई सिंगापुर, वो सारी की सारी बम्बई के पोर्ट नावाशिवा मुंतकिल हो गई, और वो कोलंबो मुंतकिल हो गई, और हम जो है वो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यूरोप और क्या कहते हैं अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा ही तकरीबन बंद पड़ा है, लॉकडाउन है, तो हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी इन कंट्रीज़ में ही होती हैं, टेक्सटाइल वगैरह की और इससे दूसरी रिलेटेड। तो अब इन चीज़ों को कितना इफेक्ट पड़ेगा और शिपिंग इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमारी शिपिंग वहीं उन्हीं इलाकों में होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये कितना इफेक्ट करेगी? बिल्कुल, देखिए दुनिया को तब्दील होने में वक्त तो लगता है, और कोरोना का लॉकडाउन जब उठेगा, जब भी उठेगा, हम फ़िलहाल तो ये फोर्स ही नहीं कर सकते कि ये सिलसिला 10 दिन में ख़त्म होगा या 1 महीने में होगा या 1 साल में होगा। लेकिन जब भी ये सिलसिला ख़त्म होगा तो तिजारत जो है वो बहाल होगी और दोबारा से चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन जो इम्पैक्ट है इसका, वो उसके निज़ाम को, उसके सिस्टम को, जो मैंने अभी बात की थी ना कि हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन ठीक करनी है, हमें अपने कवानीन ठीक करने हैं, हमें अपने पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़ासा काम हमने पिछले 10 सालों में किया है। हमने एक डीप सी पोर्ट भी बना लिया है, गवादर पोर्ट भी हमारा ऑन हो गया है। लेकिन कानून साजी, डॉक्यूमेंटेशन, हमारे कस्टम्स के अमले का रवैया, हमारी जो कॉस्ट है, इन चीज़ों को रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके जो इस इंडस्ट्री को जो है वो सहारा दे, और पाकिस्तान दोबारा से इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक अच्छे भरपूर अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। शिपिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल प्ले करती है? इकॉनमी पाकिस्तान की जो है, और किसी भी मुल्क की दुनिया की, वो शिपिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सुई से लेकर और जहाज़ तक, और असले से लेकर खाने पीने के सामान तक, हर चीज़ जो है वो जहाज़ों के ऊपर दुनिया भर में। अगर हमें कोई चीज़ भेजनी है तो हम जहाज़ों पर भेजते हैं, कोई चीज़ मंगवानी है तो जहाज़ों पर आती है। तो इसलिए ये तो बैकबोन है। ये तो ऐसे ही है जैसे आपका मुल्क के अंदर जैसे आपकी ट्रकिंग का और बसों का जो निज़ाम है या रेलवे का निज़ाम है, वो आपकी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन होता है। क्योंकि कराची में जो चीज़ बनती है उसको पेशावर जाना है। अब वो रोड के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाए, ट्रक और बस के ज़रिए जाए, या वो रेलवे के ऊपर लाद के ले जाएं, उसको वहाँ जाना है। तो इसी तरह से जब पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती है और उसे अमेरिका, यूरोप या कहीं जाना होगा, तो उसको जहाज़ चाहिए होगा। जहाज़ के बगैर तो नहीं। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा निज़ाम करीब मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा निज़ाम जो है अभी है नहीं कि हम ये चीज़ें जो है वो कोई जादुई तरीके से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र। तो शिपिंग इज़ देयर टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, पाकिस्तान के पास शिपिंग कैपेसिटी या शिपिंग जहाज़ वगैरह इतने हैं कि वो अपनी एक्सपोर्ट जो है बिला किसी रुकावट के किसी दूसरी कंट्रीज़ ले जाए, जैसे लाइक यूरोप या अमेरिका? या पाकिस्तान को अभी भी ज़रूरत पड़ती है अमेरिका के जहाज़ों की, यूरोप के जहाज़ों की टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स? निगाह बदकिस्मती ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी जो अपनी नेशनल शिपिंग कंपनी थी वो तकरीबन उस नॉन एग्जिस्टेंट है। उसके पास चंद एक तेल के जहाज़ हैं जिसके ज़रिए से हम लोग अपनी तेल सप्लाई को मेंटेन करते हैं किसी हद तक, और चंद एक कार्गो जहाज़ हैं। लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। ये असल में बल्कि कहना ये चाहिए कि ये 10% भी हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। तो हम लोग हैविली डिपेंडेंट होते हैं बाहर की शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर। और शिपिंग कंपनीज़ में इस वक्त जो लीड कर रही है दुनिया भर में, वो या तो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, डेनमार्क, इटली, और या फिर जो है वो जापानीज़ और चाइनीज़ हैं। ये छाए हुए हैं। तो हैविली हम इनके ऊपर रिलाई करते हैं। और एक और हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर शिपिंग कंपनीज़ नहीं हैं, बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। लोग डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए। कोई भी फ़र्द जो है वो पाकिस्तान में अब जहाज़ रजिस्टर्ड नहीं करवाता क्योंकि उसे डर है। वो भुट्टो वाला जो तजुर्बा है, ये तल्ख़ चीज़ें बहुत देर जहन से निकलती हैं, बहुत देर के बाद। लोग समझते हैं कि अगर वो बाहर कहीं रजिस्टर कराएंगे तो टैक्स का निज़ाम भी सीधा साधा है, उनको तंग नहीं किया जाएगा और उनकी जहाज़ पे कोई कब्ज़ा भी नहीं करेगा, मुल्क भी स्टेबल है, कवानीन भी स्टेबल हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर कोई यहाँ पे अपना जहाज़ रजिस्टर करा ले
तो 50 तरह की एजेंसियां तो भत्ता लेने पहुंच जाएंगी। और प्राइवेट जो लोग हैं, पार्टियां जो होती हैं, जिसे हम स्टेक होल्डर्स भी बाज़ लोग कहते हैं, पॉलिटिकल और अदरवाइज, वो भत्ता लेने पहुंच जाते हैं। तो बहुत मुश्किल माहौल है कारोबार के लिए। इसलिए यहाँ पर कम हैं जहाज़ की कंपनियाँ। लेकिन मैं कह ही रहा था कि बदकिस्मती हमारी उसमें एक और ये है कि शिपिंग जो है वो ओवरऑल एक तो ज़वाल का शिकार है, और दूसरा ये कि प्राइवेट लोग यहाँ पे अपनी जहाज़रानी नहीं कर रहे हैं। जो हमारी सरकारी कंपनी है वो गवर्नमेंट की जो इदारा है PNSC, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना बोझ जो है इस कंधों पर उठा सके। और आलमी जो ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड चला था 90 की दहाई से लेकर 2020 तक का जो सारा मामला है, उसमें ये हुआ है कि शिपिंग कंपनीज़ का, जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मर्जर्स हुए, वो आपस में मिल गई। तो उन्होंने ये किया है कि अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स बना लिए हैं, वो किसी एक मुल्क में बैठ के बाकी मुल्कों को कंट्रोल करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की 90% शिपिंग भारत से कंट्रोल हो रही है। ये सुनकर आपको बहुत हैरत होगी। हमारा डाटा जो है हमारे कारोबारी हजरात का, हम क्या माल एक्सपोर्ट करते हैं, क्या माल इंपोर्ट करते हैं, कितने में ख़रीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, किससे ख़रीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कौन से महीने में क्या जाता है, कौन से महीने में क्या आता है, किस जहाज़ पे कितना हमारा माल लदा हुआ आ रहा है, कितना जा रहा है। हमारे यहाँ तक कि हमारे जो अमला है शिपिंग कंपनीज़ का, उनका पर्सनल डाटा, टेलीफोन नंबर्स, हमारे ताजिरों के टेलीफोन नंबर, उनकी कंपनियों के नंबर, उनके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स, उनका सारा कुछ, और हमारी एक्सपोर्ट्स के डिक्लेरेशंस और जितनी चीज़ें हैं, हमारे क्लियरिंग एजेंट्स, उनका सारा डाटा ये सब भारत जाता है। क्योंकि जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वो सारा कंट्रोल होता है भारत से। मैंने इसके ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले एक कॉलम लिखा था बहुत डिटेल्ड, और मैंने पाकिस्तान में जो शिपिंग के वज़ीर हैं हमारे अली ज़ैदी साहब, उनसे भी राब्ते की कोशिश की। उनके PA से मैंने कई दफ़ा बात की, मुझे अली ज़ैदी साहब तक एक्सेस नहीं हो सका। मैंने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के चेयरमैन को राब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि पोर्ट कासिम के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त हमारी जो शिपिंग की जो वजारत है उसके अंदर वो हाईएस्ट रैंकिंग सेक्रेटरी भी हैं, जिसे हम पोर्ट्स एंड शिपिंग का DG पोर्ट्स एंड शिपिंग कहते हैं, डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो वो पोर्ट कासिम के भी चेयरमैन हैं और डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स ऑफ शिपिंग भी हैं। तो मैंने उनसे भी राब्ता करने की कोशिश किया कि हमारी मईशत जो है उसका अलिफ से लेकर ये तक जो है A to Z सारा डाटा भारत जा रहा है। आप सोचें भारत इस डाटा को कितना हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जो हम भारत को कम्पीट करते हैं, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को एग्जैक्टली मालूम है कि हम किस मुल्क को क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। उनके पास ख़रीदार का भी पूरा डाटा चला जाता है, सेलर का भी डाटा चला जाता है, हमारी इनवॉइसेस जाती हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उनको उससे कम कीमत ऑफ़र कर सकते हैं, हमारी ट्रेड को हाईजैक कर सकते हैं। और चूंकि ये हमारा सारा डाटा भारत से कंट्रोल हो रहा है, तो कल कलां को कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां भारत हमारे सिस्टम्स को जैम कर दे, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को जैम कर दे, तो हमारे अरबाब इक़्तिदार को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। और ये जो रीजनल हेडक्वार्टर हमारा भारत के अंदर बना हुआ है तमाम शिपिंग कंपनीज़ का, इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। और जो बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियां हैं उनसे कहना चाहिए कि अगर उनको पाकिस्तान में कारोबार करना है तो या तो वो अपने सिस्टम्स पाकिस्तान में बनाएं, और या फिर वो अपने जो उनका हेडक्वार्टर है यूरोप में या जापान में या चाइना में, वहाँ उनका ये सिस्टम होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए। आपने पूछा था कि जो शिपिंग का जो इंडस्ट्री है उसको कैसे चलता रखा जा सकता है कोरोना के पस मंज़र में। तो हमारे जो पोर्ट्स हैं और हमारी जो शिपिंग की जो जहाज़ होते हैं या शिपिंग कंपनीज़ के ऑफिसेस होते हैं, इनके ऊपर आम लोगों की आमदोरफ्त कम होती है। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास पासेस होते हैं, जो या तो मुलाजमीन हैं या वो जैसे क्लियरिंग एजेंट है या शिपिंग कंपनी का मुलाजिम है, उसको पोर्ट जाना होता है, जी जी जी, या कस्टम्स वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एक लिमिटेड सर्किल है जो होता है। तो अगर हम एक तमाम तर जो हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें, हमारे यहाँ सैनिटाइज़र, सैनिटेशन गेट्स लगे हुए हों, हमारे यहाँ सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल, हाथ धोने का
फिर आपका जो मास्क वगैरह पहनने का जो प्रोटोकॉल्स जो भी हैं हिफाजत के, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए बआसानी हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर है, एक महदूद तादाद है लोगों की। क्लियरिंग एजेंट हुए, शिपिंग कंपनी के मुलाजिम हुए, कस्टम वाले हुए और पोर्ट के मुलाजिम हुए। आम आदमी का तो जाना होता नहीं है इसके अंदर। तो इनके ऊपर अगर इसको इन चीज़ों को लागू किया जाए सख्ती के साथ, तो ऑपरेशंस को जारी रखना और महफूज तरीके से जारी रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए, इसमें कोई रुकावट नहीं देखता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से ये बआसानी किया जा सकता है। चलें, शुक्रिया तारिक खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो नाजरीन, तारिक खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शिपिंग से रिलेटेड ये हमारी गुफ्तगू थी। होपफुली आप इंजॉय करेंगे इसको, और गवर्नमेंट भी इनकी बातें सुन रही होगी, होपफुली इस पे अमल भी करेगी कुछ चीज़ों पे, जो कि जहाँ पे हम चीज़ें लैक करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ सही होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।